हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पोल्यूशन के ही सीरीज़ में सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल पोल्यूशन। तो एज़ यूजुअल जैसा कि हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में डेफिनेशन देते आ रहे हैं, उसी तरीके का डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा सॉइल पोल्यूशन में। यानी कि सॉइल में किसी भी तरीके का अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट या भी किसी भी मटेरियल का मिलना जिसकी वजह से सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाए और इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम सॉइल पोल्यूशन या स्टेटस को हम सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कॉजेस, यानी कि क्या रीजंस है जिनसे सॉइल पोल्यूशन होता है, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इफेक्ट, ह्यूमन इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और क्या क्या मेज़र उठाए जाने चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज और हम सोर्सेज की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक बैग, ठीक है, एक बहुत ही जाना माना ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको हर तरीके का पोल्यूशन होता हुआ नज़र आएगा। खास करके वाटर पोल्यूशन हुआ, आपको सॉइल पोल्यूशन हुआ, ये दो चीज़ों में डोमिनेट करता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सॉइल, ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, और ये डिग्रेड इनको होने में काफ़ी सेंचुरीज लग जाती है, कई सैकड़ों साल इसको लग जाते हैं डिग्रेड होने में। इसकी वजह से क्या होता है कि इस सॉइल में एक्युमुलेट होके, ठीक, ये प्लांट्स के जो जर्मिनेशन होते हैं, यानी कि जो प्लांट सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके जर्मिनेशन को ये प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट के ग्रोथ रुक जाते हैं। अब चूंकि इसके डिकम्पोज होने में कई सैकड़ों साल लग जाते हैं, ये नहीं होता, तो इस वजह से काफ़ी एडवर्सली और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है प्लांट पर यानी वेजिटेशंस पर। ठीक है, प्लास्टिक्स को हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने की वजह से इसे गैसेस निकलती हैं और सॉलिड पार्टिकल्स, ड्रॉप टाइप की सॉलिड पार्टिकल जो नीचे गिरती हैं, साथ ही साथ इसे गैसेस भी निकलती हैं। तो टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ये उतना बुरा नहीं है क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर में ही रहता है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन एक लिमिट तक ये सही रहता है, और लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे लिमिट से ये ज़्यादा है। फॉस्जेन, डाइऑक्सेंस और अदर क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, इसके अलावे जो हमने कहा कि इसको बर्न करने पर, प्लास्टिक को बर्न करने पर सॉलिड मटेरियल भी होते हैं जो नीचे की तरफ आते हैं, जो सॉइल में मिल जाते हैं, और ये गैसेस जो होते हैं ये भी सॉइल में मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको सॉइल कंटामिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेरियस जो केमिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, इन सब चीज़ों के थ्रू ये क्या होता है कि फिर ये हमारे सॉइल में मिल जाते हैं, और फिर सॉइल में मिलने के बाद प्लांट्स में, एंड देन प्लांट्स से जो उनको खाने वाले होते हैं उनके बॉडी में ये एंटर करते हैं। इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात करें तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो फ्लाई एश होते हैं, मेटेलिक रेसिड्यूज होते हैं, मरकरी, लीड, कॉपर, जिंक, कैडमियम, बहुत सारे यहाँ पर केमिकल्स हैं। तो मेनली क्या होते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसको नदियों में बहाया जाता है, यानी जो वाटर बॉडी होती है वहाँ पर डिस्पोज किया जाता है, और फाइनली क्या होता है कि इस वाटर बॉडी के फ्लोर में, यानी कि इस वाटर के बॉडी के बेड पे ये जाके जमा हो जाता है, और फाइनली ये वाटर के थ्रू लीचिंग के द्वारा ये हमारे सॉइल के जो लोअर लेयर्स होते हैं वहाँ पे जाके ये कम्युलेट हो जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड मेनली जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी पेस्ट को मारना हो या इंसेक्ट को मारना हो, फंगीसाइड्स हुआ, एल्गीसाइड्स, रोंडेसाइड्स, विडीसाइड्स हो गए। विडी जो होते हैं ना, जो कुछ अनवांटेड प्लांट या फिर ये प्लांट स्पीसीज जमा हो जाते हैं जिसको हम निकालना होता है हमें एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये यूज़ किए जाते हैं, तो फाइनली ये भी सॉइल में मिल के उसको कंटामिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स लाइक डीडीटी, ठीक है, पेस्टिसाइड ही है। इंडोसल्फान, इंडोसल्फान आपको पता होगा, इंडोसल्फान मेनली एक पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है, और ये एनिमल्स में यूज़ होता है पेन किलर की तरह, इंसानों के लिए नहीं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये इंडोसल्फान
ये धीरे धीरे एनिमल की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब एनिमल मरते हैं तो ये किसका फूड बनते हैं? ये फूड बनते हैं वल्चर के, जो गिद्ध वगैरह जिसको हम कहते हैं वल्चर। और फाइनली वल्चर क्या होता है कि इस एनिमल की बॉडी जो इनके लिए फूड का काम करती है, खाने की वजह से ये इंडोसल्फान इन वल्चर में भी चला जाता है। तो वल्चर के पॉपुलेशन के कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये इंडोसल्फान। ये आपको कभी पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। तो ये मेनली केमिकल्स जो होते हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इंडोसल्फान वैसे बैन हो गया है, अब ये पेन किलर की तरह यूज़ नहीं होता। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन है आपको, फिर पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, इसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। तो ये भी क्या होते हैं, डेफिनेटली फिर सॉइल के साथ ये मिक्स होकर उसको कॉन्टामिनेट करती हैं। कुछ डिस्कार्डेड मटेरियल्स हम आते जाते फेंकते रहते हैं सड़कों पर, गलियों में, नालियों में। कंक्रीट एस्फाल्ट हुआ, घर बनाने या कंस्ट्रक्शन के बाद कंक्रीट को हम रोड पे ऐसे ही फैला देते हैं, सीमेंट से मिला हुआ। रग्स, लेदर्स हुआ, केन वगैरह, हम चाहे वो केन किसी भी चीज़ का हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, कोई भी ड्रिंकिंग मटेरियल्स पीते हैं तो उसके बाद फेंकते हैं, प्लास्टिक ग्लासेस, ऐसी चीज़ें। तो फाइनली इसके में जो केमिकल्स होते हैं, इनको बनाने में जो केमिकल का यूज़ हुआ है, साथ ही इनमें इसको पेंटिंग की जाती है ना, तो इस पेंटिंग में जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो भी सॉइल के साथ मिलता है, तो भी हमारी सॉइल को कंटामिनेट करता है। रेडियोएक्टिव वेस्ट, मेनली ये आपको पाए जाते हैं जहाँ पर हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेस्ट होते हैं, उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, उन्हें वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज किया जाता है। तो वाटर बॉडी में डिस्पोज होगा तो फाइनली फिर वो सॉइल में ही मिलते हैं, ठीक है। अदर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एसिड ड्रेन हुआ, एसिड ड्रेन के थ्रू नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स नीचे आते हैं और फिर वो मिट्टी में मिक्स होके उसको वो कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हो गए एंड सोर्सेज की बात हो गई। इफेक्ट्स की बात करें, सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे हम एग्रीकल्चर। तो अब हमें ये पता है कि इन केमिकल्स की वजह से, इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो मिट्टी है या तो बेसिक हो जाएगी या फिर एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 तो नहीं रह सकती है, ये तो आइडियल केस है, लाइक रामराज टाइप का। तो राम राज्य वाले सिचुएशन तो देखने को मिलता ही नहीं है, 7 तो हो ही नहीं सकती, ठीक। तो या तो बेसिक होगी या फिर एसिडिटी उसमें ज़्यादा होगी, या फिर शेलाइन भी मिट्टी हो जाती है, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली आपका जो क्रॉप यील्ड है यानी कि प्रोडक्शन है, ये भी आपको डिक्रीज़ होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के हम पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स के यूज़ करते हैं जो सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं किस लिए, किसी पेस्ट या इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और वो इंसेक्ट्स भी इनके द्वारा मारे जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सर्स यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि नेचुरली क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में नहीं पाया जाता, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारे सॉइल में इसे मिक्स करते हैं ताकि प्लांट इन नाइट्रोजन का यूज कर पाए। तो अब खुद सोचिए कि अगर ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये प्रोसेस, जिसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने लगेगी। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो फिर हमें वैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे कि यूरिया वगैरह का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये एक विशियस साइकिल है ना कि फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ कम हो रही है, फिर उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो एक विशियस साइकिल टाइप का है, ओके। नाउ जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, इनको हम काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। अब ध्यान रखिए, जैसे कि वर्षा के दिनों में क्या होता है कि रेनी सीजन में अब जहाँ पर वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है,
वहाँ पर पानी का जो बहाव होता है सरफेस पर वो कम हो जाता है, क्योंकि ये एक डैम्स की तरह काम करती है, चेक की तरह काम करती हैं। लेकिन अगर ये वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा तो वो फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। तो फ्लो तेज़ होने की वजह से कटाव भी जल्दी होता है। ठीक है, तो आपको सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल के अपर लेयर में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उनका भी कटाव होगा, तो अगेन वो मिट्टी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये मिट्टी कट के क्या जाती है, कहीं किसी टैंक में जमा होगी, किसी रिजर्वियर में जमा होगी। मान लीजिए एक टैंक हमने रिजर्वियर बना के रखा है ताकि इसके पानी को हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। तो अगर इसमें ये मिट्टी शिल्ट के रूप में जमा हो जाएगी तो फाइनली इसमें वाटर कंटेंट तो कम ही होगा ना। तो ये भी आपको एडवर्सली इफेक्ट करेगा एग्रीकल्चर पर। हेल्थ की बात करें तो जैसा कि हमने वाटर पोल्यूशन में पढ़ा हुआ था, सेम है यहाँ पर भी। क्यों सेम है? क्योंकि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्री के द्वारा जो निकलते हैं केमिकल्स, एग्रीकल्चर के रनऑफ के द्वारा केमिकल्स निकलते हैं, इसके बाद डोमेस्टिक वेस्टेज जो होते हैं उससे जो केमिकल्स निकलते हैं। तो यह कहने का मतलब कि वाटर पोल्यूशन जैसे होता है वैसे ही सॉइल पोल्यूशन भी होता है। तो सेम पोल्यूटेंट्स यहाँ पर भी हैं, तो आपको सेम तरीके के आपको डिजीज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम प्लास्टिक बैग को जलाते हैं, तो प्लास्टिक बैग को जलाने की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो गैसेस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस, ये हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं। अब इन इन्वायरमेंट में हम ह्यूमन भी हैं जिसको हम अपनी रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, रिस्पिरेशन के फॉर्म में लेते हैं। इसके बाद प्लांट्स भी हैं जो इनका यूज़ करती हैं। ठीक, तो धीरे धीरे ह्यूमन की बॉडी में इसका एकोमलेशन होगा, प्लांट्स की बॉडी होगी उनमें एकोमलेशन होगा, एनिमल्स की बॉडी में एकोमलेशन होगा, और फाइनली कुल मिला के धीरे धीरे पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप फूड चेन की भी बात कर सकते हैं कि फूड चेन भी हमारा डिस्ट्रॉय होगा। जैसे कि अब फूड में क्या होता है कि जैसे कि अब हमारी सॉइल कंटामिनेटेड है, उस तो जो हमारे प्लांट्स होंगे उस कंटामिनेटेड सॉइल से उस केमिकल को अपने अंदर लेंगे, तो इस प्लांट के अंदर में क्या होगा कि उस केमिकल का एक्युमुलेशन होगा। इस पॉइंट प्लांट को खाने वाले एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन होंगे उनके बॉडी में इसका कंटामिनेशन होगा, तो उसके अपने साइड इफेक्ट है। ठीक है, नाउ इन गैसेस की वजह से आपको फॉल स्मेल आती है, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जो हमारे वेस्ट निकलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, डोमेस्टिक वेस्ट हो, ठीक है, इसका किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम का काम करती है। कंट्रोल मेजर क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली कम या ज़्यादा सॉइल वाटर पोल्यूशन की तरह ही यहाँ पर आपको मेजर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मेजर्स जैसे कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मेनली खास करके डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं उनको इकट्ठा करने का जो तरीका होता है कि इसमें वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दोनों को मिक्स करके इकट्ठा किया जाता है। तो अब ध्यान रखिए कि अगर आप वेट और ड्राई दोनों तरीके के वेस्ट को एक ही साथ इकट्ठा कर रहे हैं और इसको रिसाइकल करने के लिए या फिर इसको ट्रीट करने के लिए जब आप किसी प्लांट में ले जाएंगे, ये रिसाइकलिंग प्लांट है, ये पौधा नहीं है, वो मशीन वाला प्लांट है। ठीक है, तो वहाँ पर ले जाएंगे तो अब ध्यान रखिए कि ड्राई जो वेस्ट होगा इसको जलाने के लिए कम फ्यूल की ज़रूरत होगी। वेट जो वेस्ट होगा इसको जलाने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जल्दी जलेंगे नहीं, इनको ज़्यादा हमें फ्यूल देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि प्लांट जो हो जाएंगे ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, ये ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं रहेगा क्योंकि इकोनॉमिकली ये वाइबल नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी, ये कॉस्टली होगा। साथ ही साथ अब वेट जो मटेरियल होता है ना उससे ज़्यादा गैसेस निकलती हैं ड्राई के कंपैरिजन में, इसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट भी होगा। इस वजह से अब आपने सुना होगा कि अब एक हम मेथड का यूज़ किए जाने की बात होती है जिसको हम कहते हैं सोर्स सेग्रीगेशन, यानी कि जहाँ पर इकट्ठा करते हैं हम वहीं पर अलग कर दें। वेट जो वेस्ट है उसको अलग हम इकट्ठा करें और ड्राई वाले को हम अलग इकट्ठा करें। ड्राई वाले के लिए हम अलग मैकेनिज्म अपनाएं, उसको हम रिसाइकल करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए, और वेट वाले के लिए हम अलग मैकेनिज्म अपनाएं। अब वेट में भी और ड्राई में भी कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके लिए अलग मेथड होना चाहिए,
जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसके लिए हम अलग मेथड अपना सकते हैं, या तो उसको हम कंपोस्ट में भी चेंज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसके कई सारे यूजेस हैं और कई सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, नाउ प्लास्टिक बैग के यूज़ को हम कम कर पाए तो इसकी जगह पे हम पेपर या क्लॉथ्स का यूज़ करें। तो देखिए, प्लास्टिक बैग को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना ये लगभग फ़िलहाल के टाइम पर नामुमकिन है, क्योंकि कम्प्लीटली आप इसलिए नहीं कर सकते। चलिए, कुछ चीज़ों में तो आप पेपर और क्लॉथ अल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप नहीं कर सकते, जितना मुझे पता है। जैसे कि मान लीजिए आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तब वहाँ पर जो लिक्विड फूड होते हैं, जैसे कि दाल वगैरह हो गई, ठीक है, उस उसको आप क्लॉथ वाले मटेरियल में पैक नहीं कर सकते ना, पेपर वाले में भी पैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें प्लास्टिक का यूज़ करना ही होगा। तो हम कम्प्लीटली प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकते। ये है कि हम जितना मैक्सिमम उसको एक्सटेंड तक उसको रिड्यूस कर पाए, उसके यूज़ को हम ये कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होते हैं, खास करके आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब होता है कि जो एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक के यूज़ को हम बैन कर दें। ठीक है, तो आए दिन कई शहरों में ये किया जाता है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा, लेकिन वो कितने दिनों चलता है? एक दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, चौथे से पाँचवें दिन से तो मामला ख़त्म, फिर वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस पे इसके अल्टरनेट को लाने की, एक सब अच्छा अल्टरनेट को लाने की ज़रूरत है, ऐसे ही ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, खास करके सीवेज जो होते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर या लैंडफिल की तरह, तो उसमें भी हमें यूज़ करना, ये ध्यान देना होगा कि वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो, ताकि उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, हम उसको निकाल दें। ठीक है, ऑर्गेन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर या अदर वेस्ट जो खास करके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा उसको कंपोस्ट या फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट कर पाए, और फाइनली जिसको हम बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, उसको प्रमोट करें। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको हम पहले ट्रीट करके, इसका ट्रीटमेंट हो, तब उसको हम वाटर बॉडीज में डिस्पोज करें। ठीक है, साथ ही साथ बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट गाइडलाइंस होने चाहिए। वैसे गाइडलाइंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका कुछ खासा होता नहीं है। खास करके जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उन वहाँ पर तो हो भी जाता है, लेकिन जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर नहीं होता है। तो दी बायोमेडिकल्स होते क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे लिखा हुआ है बायो एंड मेडिकल, तो मेनली ये हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हॉस्पिटल होती है, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 तरीके के कंटेनर मिलेंगे एक साथ रखे हुए। एक ब्लैक होता है, एक येलो होता है, और एक रेड होता है। ठीक है, तो अब ये 3 बॉक्स होते हैं जिसके तीनों के कलर अलग अलग होते हैं। तो इसमें तीनों में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ में मान लीजिए कि कॉटन वाले चीज़ें रखी जाएंगी, जैसे होता है ना कि ट्रीटमेंट के लिए कॉटन वगैरह का भी यूज़ करते हैं, मास्क वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो उसको इसमें रखा जा सके। ठीक है, कुछ होती हैं जिसमें हम निडल्स वगैरह को रख पाए, जो आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं, या फिर बॉटल्स वगैरह हो सकती हैं। कुछ ये आपको ऐसे होते हैं जिसमें आप ब्लड सैंपल्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उसको रख सकते हैं, ग्लव्स वगैरह वो चीज़ें रख सकते हैं। तो ठीक है, तो मेनली कुछ गाइडलाइंस होते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, जो प्रॉपर फॉलो किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। छोटे हॉस्पिटल या छोटी जो क्लिनिक होती है, वहाँ पर एक एक डब्बा डस्टबिन जो होता है, हम जो घरों में यूज़ करते हैं वही रखा जाता है, और सारी चीज़ें उसी में रखी जाए। चाहे वो मास्क तो ये लोग यूज़ ही नहीं करते छोटे क्लिनिक वाले, ग्लव्स भी ये अधिकतर यूज़ नहीं करते। अधिकतर क्या, मैंने तो शायद कभी देखा ही नहीं छोटे क्लिनिक वालों को यूज़ करने के लिए। निडल्स वगैरह सब उसी में जाता है, कॉटन वगैरह सब उसी में जाता है, ब्लड वाला निकला सब उसी में जाता है, एक ही डस्टबिन टाइप का जो डब्बा होता है। तो ये लोग फॉलो नहीं करते, तो इसको इम्प्लीमेंट कराने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा 4 Rs: रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिफ्यूज़ का मतलब हम परमानेंटली किसी भी ऐसी भी चीज़ को यूज़ ना करें जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। रिड्यूस, अगर हम कंप्लीटली उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक उसका यूज़ कम कर दें, जैसे कि प्लास्टिक। जैसा भी हमने बताया कि इसको हम कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी यूज़ इतने हैं जिसका अल्टरनेट हमारे पास नहीं है।
ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते, लेकिन एक काफ़ी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं, इसके यूज़ को। ठीक है, रीयूज़ करें हम इसको बार बार। तो जैसे मैंने कहा कि सिंगल प्लास्टिक जो होते हैं उसको बैन कर दीजिए, या एक, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे प्लास्टिक जो एक से अधिक बार यूज़ किए जा सकें, तो उसको आप कर सकते हैं। रिसाइकल किए, जो वेस्ट हो जाते हैं उनको रिसाइकल करके और दूसरे डिफरेंट मटेरियल्स में बना दीजिए, ताकि उसको दोबारा दूसरी चीज़ों में यूज़ हो पाए। एफॉरेस्टेशन, ओके, रिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है या फिर जहाँ पर फॉरेस्टेशन की आवश्यकता है वहाँ पर ये करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया, ये पूरा का पूरा ड्राई और वेट सेग्रीगेशन वाला चीज़ें सारी यही है। ठीक है, नाउ रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज, यहाँ से भी वेस्ट जो निकलते हैं, खास करके जो सीमेंट होते हैं, कंक्रीट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आप जो पर्टिकुलेट मैटर्स भी निकलते हैं, तो इन सब को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा सॉइल पोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन के बारे में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।